हाँ जी, तो आज अपने एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। पुराने वाले टॉपिक में हम मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा जल्दी से इसको यदि बताऊं आपको, तो हमने अब तक राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिया, जिसमें हमने राजा महाराजा पढ़े और उनके टाइम में क्या सिस्टम था ये पढ़ा। फिर हमने मॉडर्न राजस्थान पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ या राजाओं के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ किस प्रकार से प्रतिरोध किया था, विरोध किया था। 57 की क्रांति पढ़ी हमने, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट, एकीकरण, आर्य समाज का योगदान, हमारे क्रांतिकारी संगठन, अखबार जैसी खूब सारी चीजें हमने इधर उधर की चीजें देखी थी उनके दौरान। ये एक बचा हुआ था, राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास था वो बचा हुआ था। हालांकि राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां है नहीं। तो जहां इंडिया का जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तब एक महीना लगता है, एक पोथा भरते हैं। पर जब ये राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं 2-2.5 दिन लगते हैं, 5-7 पन्ने लगते हैं। इतने के अंदर बेचारा राजस्थान का प्राचीन इतिहास हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। वैसे बेसिकली जब हम हिस्ट्री को बांटते हैं, तो यदि मैं ये कहूं कि जो काल विभाजन किया जाए, तो सबसे पहले हम एक बोलते हैं पाषाण काल, फिर एक आती है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आती है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, फिर आता है महाजनपद एरा, फिर सीधे सीधे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल। हम बेसिकली इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वापस आप देखना, पाषाण काल या स्टोन एज कहिए आप इसको। शुरुआत का मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग किया करता था, वो जो कंडीशन है उसको पाषाण काल कहा गया। आप कहोगे सर वो पत्थर का क्या करता था? तो पत्थरों से शिकार किया करता था, पशु को मार लिया करता, किसी को कच्चा ही खा लिया करता था उसको। एक बार उसने कोई पशु को मारने के लिए पत्थरों को तीखे कर करके रखता था, पेबुल बना लिया करता था। पेबुल बोलते थे ऐसे पत्थरों को। आगे से तीखे करने सीख गया था। एक बार कोई भाटा उसने किसी पशु के मारा, पशु तो बेचारा घायल होकर गिर गया, मर गया वहां पे पशु। तो पत्थर किसी पहाड़ी के टकराया या दूसरे पत्थर के जाके टकराया, आग लग गई। वो जो उसने मारा था शिकार, वो और उसमें जल गया। वो भाग के गया, उसको लगा अरे आज ये नया कोतक है। पास गया तो तपन और महसूस हुई, बुझी थोड़ी देर के अंदर, वो थोड़ी बहुत आग लगी होगी। और उस दिन जब उसने वो पशु खाया, उसे इंटरेस्ट अलग ही आया, उसको लगा रोस्टेड है आज, तो आज मामला सही है। तब उसके समझ में आया कि यार ऐसे बाटे से बाटा भिड़ाऊं तो आग लग सकती है, और आग के अंदर यदि मैं किसी चीज को जला लूं तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद अलग हो जाता है। उस आग में जली हुई यदि उसने कोई घास फूस भी खाई तो भी उसको टेस्ट में उस दिन अलग से इंटरेस्ट आया। तो पाषाण काल में बेसिकली एक तो वो पत्थरों से शिकार किया करता था, और इसी चक्कर में उसको आग की खोज हो जाती है, आग की खोज कर लेता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ा आविष्कार को शुरुआती दिनों का माना जाता है, तो अग्नि का आविष्कार माना जाता है। तो हम उस पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि जब शुरुआती मनुष्य पत्थरों को हथियार बना के अपने कामकाज किया करता था, तो वो कौन कौन सी जगह थी, क्या क्या उन जगह से अपने को मिलता है, कुछ वो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि भारत में फिर हमें एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है। प्रारंभ में उस सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास में मिले थे, इसलिए हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगे की जो जानकारियां वो हमें वेदों से मिलती है, इसलिए वेदों से जानकारियां मिली, इसलिए उस वाली सभ्यता का हमने नाम वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल दे दिया। जब छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए थे, जनपद बनने शुरू हो गए थे, राज्य को जनपद बोलते हैं। एक स्थिति यह आई जब
वो जनपद मिल मिल के बड़े बड़े जनपद हो गए, महाजनपद हो गए। भारत में 16 बड़े महाजनपद हो जाते हैं। उन महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। बाद में उन 16 महाजनपदों को एक महाजनपद खा जाता है। वो महाजनपद था मगध। उस मगध पर कब्जा एक वंश कर लेता है, मौर्य वंश कर लेता है, इसलिए मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद फिर भारत एक बार खंडित हो गया था, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। किसी एक वंश से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा कि मौर्यों के बाद का समय है, तो हमने उसको मौर्योत्तर काल कह दिया। एक बार फिर भारतवर्ष को पुनः एक ही सूत्र में बांधने के लिए गुप्त सम्राट आ रहे थे, इसलिए वो काल गुप्त काल है। गुप्तों के बाद में एक बार फिर हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, सामंतवाद देखने को मिलता है, टूटन देखने को मिलती है, खंडित होता है भारत। हम कहते हैं पोस्ट गुप्ताज पीरियड है, गुप्तोत्तर काल है। बेसिकली हम बड़े बड़ी सी ये बातें पढ़ेंगे इस दौरान। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, सिंधुगढ़ सभ्यता के बारे में, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर। खूब सारी चीजें जब आप एंशिएंट पढ़ोगे तो एंशिएंट में शुरू में समझाया जाएगा इनके बारे में, और क्या है, कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था, नहीं था। हम जो बेसिक अपने राजस्थान के काम की चीजें हैं वो इसके अंदर पढ़ लेते हैं अपने। सबसे पहले पाषाण काल है, स्टोन एज है। पाषाण काल की यदि जानकारियां अपने को सबसे पहले किसी ने यदि देनी शुरू की तो 1870 के आसपास में C.A. हैकेट नाम का एक बंदा था, गोरा है कोई। उसको दो जगह से, एक तो जयपुर से, एक बूंदी में जगह पड़ती है इंद्रगढ़, इन दो जगह से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली, हैंड एक्स बोलते हैं। 1870 में C.A. हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर की बनी हुई हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, हैंडेक्स कहा जाता है। तो शुरुआती उपकरण यदि हमें उस पत्थरों के कोई औजार वगैरह मिलते हैं तो ये औजार मिले। फिर उसके बाद एक बंदा था सेटनकार, उसको ऐसी चीजें झालावाड़ में मिली, झालावाड़ वाले इलाके में मिली। एक बंदा था बी ओलचिन, उसको ऐसी कुछ चीजें जालोर वाले इलाके में मिली। एक तो शुरुआती ये थोड़ा सा ध्यान देना कि 1870 में C.A. हैकेट को इंद्रगढ़ और बूंदी से पत्थर की बनी हुई हाथ में ली जाने वाली कुल्हाड़ी या हैंडेक्स प्राप्त होता है। कुछ उसी प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो है सेटनकार को झालावाड़ से मिलते हैं और बी ओलचिन को जालोर से मिलते हैं। सिंपल कोई पूछ ले कि जालोर क्षेत्र में पाषाण उपकरण प्राप्त करने वाला पुरातत्वविद कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, तो याद रखना बी ओलचिन। झालावाड़ क्षेत्र में कौन करता है, सेटनकार। C.A. हैकेट कहां करता है, जयपुर और इंद्रगढ़। मैं यदि पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले यदि मानवीय हलचल कहीं पर दिखाई देती है कि मानव यहां तो पक्का रहा ही होगा, वो बनास नदी के आसपास का इलाका है। बनास और उसकी जो सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देती है, मानवीय हलचल दिखाई देती है। कहते हैं बनास और उसकी सहायक नदियां थी, वो पत्थर लाया करती थी, अपने पानी के बहाव के साथ में पत्थर लाया करती थी। उन्हीं पत्थरों से जो यहाँ पे रहने वाला मनुष्य था वो औजार या उपकरण बनाया करता था। कहते हैं ये पत्थर आज भी आपको नाथद्वारा और कांकरोली के आसपास वाले इलाके के अंदर दिख जाएंगे। उस इलाके में आज भी ऐसे पत्थर दिख जाएंगे। ये बात भी थोड़ी याद रखना कि पाषाण काल का वैसे तो जो इतिहास है अपने यहाँ पर किसने उत्खनन वगैरह किया या सबसे पहले किसको क्या मिला, तो वो तो ये है कि 1870 में C.A. हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंडेक्स प्राप्त हुआ, सेटनकार को झालावाड़ से कुछ ऐसे उपकरण मिले, और बी ओलचिन को जालोर के अंदर पाषाण काल के उपकरण दिखाई देते हैं, स्टोन एज के इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं हमें। वैसे सबसे पहले राजस्थान में मानवीय हलचल, ह्यूमन एक्टिविटीज बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। इन नदियों के बहाव के साथ आए हुए पत्थर जो स्टोन थे वो नाथद्वारा और कांकरोली क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। ये सामान्य से इधर उधर की बातें हैं। मैं वास्तव में उस चीज पे आना चाहता हूं जो अपने एग्जाम के अंदर आती है। हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल में हमारे बड़े बड़े सेंटर कौन से थे, कौन से ऐसे सेंटर थे बड़े जहां से हमें कुछ मिलता है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ मानव का एक ठहराव रहा था, यहाँ पर मनुष्य लंबे समय तक रहा होगा। बाकी शुरुआत का जो मनुष्य था वो भ्रमणशील था, नोमेडिक था, घुमक्कड़ यायावर जिंदगी जिया करता था, एक जगह पे नहीं रहता था। भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे चलता रहता था। हालांकि वो जहां रुका है तो नदियों के आसपास रुका है। विल ड्यूरेंट नाम का एक बंदा है जो कहता है कि
जो नदियां है वो सभ्यताओं का पालना है, कि नदियों ने हमेशा सभ्यताओं का विकास किया है, क्योंकि पानी की जरूरत हमेशा पड़ी। बिना पानी के तो रह ही नहीं सकता था, बाकी चीजें बाद में आई।